अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज नवंबर की 14 तारीख है और 2 दिन की गैर हाज़िरी जिसके लिए माज़रत। और इस्लामाबाद में सर्दियां कुछ आ चुकी हैं, लेकिन अभी उतनी सर्दियां नहीं आई जितनी कि इस्लामाबाद में नवंबर के मिड तक हो जाती थी। तो ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, लेकिन इस सर्दी में भी इस्लामाबाद बहुत गर्म है ख़बरों के लिहाज से। श्रीलंका की टीम पहले जाने लगी थी, क्रिकेट टीम पहले जाने लगी थी, फिर रुक गई, उनको गारंटीज़ दी गई, वो इनसिक्योर फील कर रही थी क्योंकि इस्लामाबाद में एक ख़ुदकुश बम धमाका हुआ कल, और जिसमें 14 लोग जाँ बहक हुए और 26 ज़ख्मी हुए। उसके बारे में कुछ मज़ीद ख़बरें आई हैं, आज के व्लॉग में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसका क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी जारी है और वो किस स्टेज पे है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो दिल्ली में एक धमाका हुआ है रेड फोर्ट के सामने, वहाँ भी 8 लोग मारे गए और तकरीबन इतने ही ज़ख्मी हुए हैं। तो दिल्ली में जब धमाका हुआ उसके अगले दिन इस्लामाबाद में धमाका हुआ। क्या ये प्रॉक्सी वॉर है? क्या ये प्रॉक्सी वॉर का आगाज़ है? क्या है ये चीज़? हम इस पे भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया का क्या रिएक्शन है और उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक नई जंग का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, उसके चांसेस कहाँ तक हैं और कितने हैं, ये भी आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा और सबसे अहम इशू जो है वो ये है कि 27वीं तरमीम पाकिस्तान में मंजूर हो चुकी है। आइन में बहुत बड़ी तब्दीली है ये, और पाकिस्तान में जो जुडिशरी और अदलिया है, दो बहुत बड़े पाकिस्तान में सतून हैं। एग्जेक्टिव का हिस्सा है मिलिट्री, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री ही एक सतून है, एक पिलर है स्टेट का, और साथ जुडिशरी तो ज़ाहिर है स्टेट पिलर होता ही है। और पाकिस्तान की अगर आप तारीख पढ़ें तो इसमें इन दोनों पिलर्स का बहुत अहम रोल रहा है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। तो अब इन दोनों पिलर्स के इर्द गिर्द ये तरमीम घूमती है और उसमें इस तरमीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए कल शाम रात गए तक पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 2 एक्ट्स में तब्दीली की गई है। एक है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और दूसरा है आर्मी एक्ट, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट। उनमें जो तरमीम की गई हैं उसके बाद अब पाकिस्तान में ताकत का तवाज़न क्या है? वो जो एक हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा था, सिविल और मिलिट्री का एक तवाज़ुन था, अब वो किस जगह पे है, इस पे हम तफसील से अपने इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं मुख्तसरन दोनों जो टॉपिक्स हैं उन पे बात कर लूँ। और उसमें जो इस वक्त दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जो 3 दिन पहले रेड फोर्ट के सामने, शुरू में ये कहा गया कि वो एक गैस सिलेंडर का धमाका था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि दहशतगर्दी थी, और उसको जोड़ा गया फरीदाबाद जो हरियाणा में एक शहर है उसके साथ, कि वहाँ से जो 2900 किलोग्राम RDX अमोनियम नाइट्रेट वो बरामद हुआ। और वो जिन घरों से बरामद हुआ वो डॉक्टर्स के घर है, और डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल का नाम बहुत हमने सुना, डॉक्टर शाहीना एक खातून है उनका नाम भी बहुत सुना। और उसके बाद कुछ मीडिया ने ये कोशिश की कि इसके ताने बाने पाकिस्तान के साथ जोड़े जाएं, लेकिन हमने एक फ़र्क देखा। अब इस बार जो बम धमाका हुआ है और पहले जो दहशतगर्दी पहलगाम में हुई थी, कि इंडिया ने और इंडिया के मीडिया ने, इंडिया की सरकार ने फ़ौरी तौर पर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर नहीं लगाया। ऑल्दो वहाँ पे कुछ इशारे हैं कि ये दहशतगर्दी इसमें हो सकती है, लेकिन दहशतगर्दी किसने करवाई है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, इसके बारे में इंडिया मुसलसल ये कह रहा है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा और तहम्मुल से इसके बारे में बात करेगा। और इसीलिए इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वो भूटान के दौरे पे चले गए दूसरे दिन सुबह। उससे ज़ाहिर हुआ कि पहले आपको याद होगा पहलगाम का जब वाक़या हुआ था तो मोदी साहब सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे, बहुत अहम दौरा था, और वो दौरा अधूरा छोड़ के वापस आ गए। लेकिन इस दफ़ा बम धमाके के अगले दिन वो भूटान गए और वहाँ जाके उन्होंने ऐलान किया कि इनके पीछे जो हैंडलर्स हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो कौन है मास्टरमाइंड, वो हैंडलर कौन है, इसके बारे में अभी तक इंडिया की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल हैं वो तुर्की जाते रहे हैं, और तुर्की में शायद वो अपने हैंडलर से मिले हैं। कोई अभी उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे वो शायद अपने हैंडलर से मिले। पहले ये होता था कि कोई भी कश्मीरी अगर इन्वॉल्व होता था, ये डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के भी जो राब्ते हैं ये कश्मीर के साथ जोड़े जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो गाड़ी का मालिक था, जिस गाड़ी में ये धमाका हुआ, उसके मालिक का कहा जा रहा है कि उसका ताल्लुक़ कश्मीर से, पुलवामा से है।
तो ये तुर्की में जाते हैं और वहाँ अपने हैंडलर से मिले हैं। ये वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। और अमेरिका में मुकीम एक कश्मीरी हैं गुलाम नबी, वो भी अक्सर तुर्की जाते रहते हैं। तो एक लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि तुर्की को इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से, और वो शायद इन दहशतगर्दों के पीछे हैं। लेकिन अभी तक खुल के ये बात इंडिया ने नहीं की। इशारे आ गए हैं कि शायद तुर्की को भी इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस दौरान सरहदों पे जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है काफ़ी कशीदा है। उस पर दोनों ममालिक तैयार है, पाकिस्तान और इंडिया भी, कि कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, सरप्राइज़ हो सकता है। और बाज़ डिफेंस एनालिस्ट का ये ख्याल है कि ये इंडिया एक डिसेप्शन की थ्योरी पे अमल कर रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान को कंफ्यूज करे कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को अगर इस गेम का पता है तो इंडिया को भी ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान को इस गेम का पता है। तो अगर कोई एडवेंचर किया तो उसका जवाब भी सख्त मिलेगा, सख्त उससे भी ज़्यादा जो मई में मिला था। और इसी का ताल्लुक पाकिस्तान में जो कुछ आइनी तरमीम हुई हैं उससे भी है, वो मैं अपने व्लॉग के आखिरी हिस्से में उसका जिक्र करूँगा। और इसीलिए जिक्र किया है, जो करना ज़रूरी समझा है भारतीय सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि पाकिस्तान में जो आइनी तरामीम की गई हैं वो पाकिस्तान के आइन का होलिया बगाड़ा गया है और मिलिट्री को बहुत पावर दी गई। बंदा पूछे आपको इससे क्या, आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इतने साल पहले मुकर्रर कर दिया था तो पाकिस्तान ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया किसी को तो आपको इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? एतराज़ आपको क्यों है? इसलिए है कि उसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने आपकी जो बैंड बजाई है मई में, आपको उसका मसला बहुत है इंडियंस को और मोदी साहब को। उन्होंने पता है कि ये शख्स बहुत क्लियर है इंडिया के बारे में, क्लैरिटी बहुत है, और जो कुछ भी स्ट्रैटेजी थी उसको लीड करने में इस बंदे का बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ बाबर सिद्धू साहब के ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के अलावा उनका भी बहुत रोल है। तो ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, लेकिन इसके बारे में मैं तफसील से जिक्र बाद में करूँगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो अफ़गानिस्तान के साथ हुआ, जो प्रॉक्सी वॉर की मैंने बात की है कि दिल्ली में हुआ धमाका, फिर अगले दिन इस्लामाबाद में हुआ, और ज़िला कचहरी के बाद जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इस्लामाबाद का उसके बाहर, और जिसमें 12 लोग शहीद हुए और 20 तकरीबन ज़ख्मी हैं। तो एक बात ये कहा जा रही है कि ये अब इंडिया शायद उस तरह के एडवेंचर की तरफ नहीं जाना चाह रहा, और वो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके, तालिबान हुकूमत को इस्तेमाल करके, वो जो अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन इस्लाम के नाम पे वो मुसलमानों को मार रहे हैं। और उन्होंने 2 दिन में 2 वाक़यात पाकिस्तान में हुए, और एक ये था कि कैडेट कॉलेज वाना जो था, वहाँ बच्चों के स्कूल पे, कॉलेज पे दहशतगर्द घुस गए और उन्होंने APS पेशावर की तर्ज पर सैकड़ों बच्चों को मारने का एक उनका घिनौना मंसूबा था जो नाकाम हो गया। और पाकिस्तान की फोर्सेस ने ना सिर्फ उन तमाम दहशतगर्दों को मार दिया, बल्कि उन तमाम बच्चों को, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो तमाम बच्चे महफूज रहे, उन सबको बाहर निकाल लिया गया, किसी एक बच्चे को खराश तक नहीं आई। तो ये इसकी ज़िम्मेदारी जैशुल हिंद नाम के एक गिरोह ने ली है जो नया है, लेकिन ज़ाहिर नाम बदल रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है दहशतगर्दों पे, और जो तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उन पे, और तुर्की और कतर इसमें इन्वॉल्व हैं। इन मुज़ाकरात में तुर्की का एक वफ़द भी पाकिस्तान इसी वीक आएगा इन मुज़ाकरात को आगे ले जाने में। तो इसलिए उन्होंने अब नाम बदल के हमले करने शुरू किए। इसी तरह जो हरकतुल जिहाद है एक ग्रुप, उसने ज़िम्मेदारी ली है जो इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ है, और वो भी ज़ाहिर है इन्हीं की TTP के अंदर। TTP एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके नीचे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स हैं जो पाकिस्तान में जो एक्टिवेट किए गए हैं। और ये बात अब कन्फर्म हो चुकी है कि ये मुनाफिक तालिबान हुकूमत जो अफ़गानिस्तान में है, और वो कतर और तुर्की में जो मुज़ाकरात उन्होंने किए वो टाइम बाय करने का एक बहाना था, क्योंकि पाकिस्तान ने उन पर हमला किया था और बहुत शदीद हमला किया था पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज ने, जिसमें उनको शदीद नुकसान पहुंचा। उनके बहुत सारे टॉप की लीडरशिप मारी गई, और इनके ख्वारिज के बहुत सारे जो फुट सोल्जर थे वो भी मारे गए। इसीलिए वो भागे भागे गए हैं कतर के पास, और कतर ने एक बहुत मनफी रोल अदा किया है, शर्मनाक रोल अदा किया कहना चाहिए कतर ने, कि वो इन तालिबान को बचाने के लिए मैदान में आए, उनसे कोई गारंटीज नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान से हमले उन्होंने बंद करवा दिए। तो पाकिस्तान की लोग ये कह रहे हैं कि गलती थी कि कतर जैसे मुल्क पे एतमाद करना, उन पर भरोसा करना, क्योंकि वो तो इतने गुलामाना ज़हनियत के हैं कि इसराइल ने उनके अंदर घुस के हमला किया, उनके मेहमानों को मार डाला, तो उनके
उनकी तरफ से चूं तक नहीं निकली, तो पाकिस्तान ने इतने बुज़दिल हुक्मरानों की बात क्यों मानी? और बुज़दिल और कीना परवर और कीने की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एक बात ये कही जा रही है कि पाकिस्तान को जो मई में शिकस्त दी है इंडिया को और जो इज़्ज़त मिली है, उसकी वजह से कुछ इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान से हसद है, तकलीफ़ है कि पाकिस्तान को इतनी शोहरत इस्लामी ममालिक में और पूरी दुनिया में क्यों मिल रही है। और ख़ास तौर पे कतर का मीडिया और कतर की हुकूमत इसमें पेश है। मीडिया ज़ाहिर है वहाँ कतर की हुकूमत के अंडर ही है, डायरेक्ट तो हुकूमत खुल के कुछ नहीं कर रही कतर की, लेकिन उनका मीडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और तालिबान को वो बहुत प्रमोट कर रहा है। इसी तरह कुछ और इस्लामी ममालिक भी हैं जो इसी हसद का शिकार हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनसे बच के चले, क्योंकि वो ममालिक अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल करते हैं, पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल करना चाहिए। तो लगता ये है कि इंडिया अब प्रॉक्सी वॉर खेलना चाह रहा है और वो उसने अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में एक दिन में जो 2 दिन में 2 वाक़यात करवाए हैं। उसमें इस्लामाबाद में वाक़े के बाद श्रीलंका की टीम ने यहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें गारंटी दी है, उनकी सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया, पहले भी अच्छी थी, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम रुक गई है, जो एक शिकस्त है दहशत गर्दों की, उनके स्पॉन्सर्स इंडिया की। लेकिन और वाना का जो मैंने आपको बताया वो भी बड़े कामयाबी के साथ उस हमले को भी नाकाम बनाया गया। तो ये 2 पाकिस्तान ने अच्छे स्टेप्स किए, मजबूत स्टेप्स लिए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने सहूलतकार और जो उनको लेके आए थे इस दहशतगर्द को इस्लामाबाद में, उनको भी पकड़ लिया है। तो तफ्तीश पाकिस्तान बहुत तेज़ी से कर रहा है और हर पहलू पे कर रहा है, और वो कॉल्स भी उन्होंने टैप की हैं जो दहशतगर्द वाना में स्कूल में घुस के अपने हैंडलर्स को अफ़गानिस्तान में कर रहे थे। तो सवाल मेरा ये है, तालिबान की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में और उनके आगे जो नूर वली महसूद TTP के हेड हैं और तमाम तालिबान से जो इस्लाम का नाम लेकर मुनाफ़क़त कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के और गरीब के बच्चों को मरवा रहे हैं, उनसे ये कि क्या ये आपकी पख्तून वली है, क्या आपका जिहाद है इस्लाम के नाम पे कि आप स्कूल के बच्चों को, जो तमाम पख्तून थे वाना में, और ये मेरा उन कौम परस्त पख्तूनों से भी सवाल है जो अमेरिका में बैठे हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं, जो कुछ और सारी उम्र इस कौम को ये पढ़ाते रहे कि ये तालिबान दहशतगर्द हैं, इनमें कुछ गुड और बैड नहीं है, ये तमाम मारे जाने के लायक हैं। ये सुर्खे जो लिबरल है, जो कौम परस्त हैं पख्तून, वो कहते रहे, पाकिस्तानी को ताना देते रहे कि आप इनके साथ लड़ने की बजाय, इनको मारने की बजाय आप इनसे बातचीत करें। उन पख्तूनों से भी, कौम परस्तों से भी मेरा सवाल है कि ये जो दहशतगर्द गए हैं मारने बच्चों को, वो तमाम बच्चे पख्तून थे। पख्तून वली इजाज़त देती है इसकी? क्या इस्लाम इजाज़त देता है? इस्लाम इजाज़त देता है, ये मेरा सवाल है दहशतगर्द तालिबान से, और पख्तून वली इजाज़त देती है, ये भी दहशतगर्द तालिबान से मेरा सवाल है। और उन दहशतगर्दों के सपोर्टर्स पख्तून कौम परस्तों से जो अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका का नमक खाते हैं और अपने आप को सुर्खे कहते हैं और इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, उनसे मेरा सवाल है। पाकिस्तान में बैठे कौम परस्त पख्तूनों से भी सवाल है, क्या उन पख्तून बच्चों को खुदा न खास्ता मार दिया जाता जिस तरह पेशावर में APS स्कूल में हुआ था, तो क्या पख्तून कौम परस्तों को यही चाहिए? ये कैसी मुनाफ़क़त है पख्तून कौम परस्तों से? मैं महमूद अचकज़ई से ये पूछता हूँ कि ये किस तरह की आपकी कौम परस्ती है। और उनके दूसरे लोगों से पूछता हूँ जो PTM के लोग पाकिस्तान के तराने पे पेशावर जिरगे में बैठे रहे, अमन जिरगे में, और उठे नहीं, उनसे पूछता हूँ क्या आप पख्तून बच्चों के इस कत्ल को जस्टिफाई करते हैं? क्या अगर खुदा न खास्ता उनका नुकसान हो जाता, आपके मुंह से एक मजम्मत का लफ्ज़ नहीं निकला? वाना स्कूल पे जो हमला हुआ है और जिस तरह वहाँ पे मारे गए, आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। क्या आपकी मुनाफ़क़त आज एक्सपोज होगी कि आपके अंदर नफ़रत है पख्तून बच्चों से जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं? आप उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं आपने उनकी हिमायत में बोला। ये जब सवाल है, मेरा जवाब चाहिए इसका पख्तून कौम परस्तों से जो पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, और उन दाढ़ी रखे मुनाफ़िकों से जो जिनको सही ख्वारिज कहते हैं। मैंने आज तक इनको ख्वारिज नहीं कहता था, लेकिन इनको सही ख्वारिज कहा जाता है। ये इस्लाम का नाम लेके मुसलमान पख्तून बच्चों को मारते हैं। 80,000 पख्तून इन्होंने शहीद कर दिए हैं। ये किस इस्लाम के नाम पे किया, किस पख्तून वली के नाम पे किया? महमूद अचकज़ई साहब और वो PTM के जो बैठे हुए थे वहाँ पे कौमी तराने के नाम पे, उनका नाम भी मुझे तो नहीं आता सही तरह से। इन सब से मेरा सवाल है, बताएं, आप जवाब दें। और जवाब तो कोई नहीं है, आपके अमल ने साबित कर दिया कि आप इन दहशतगर्दों के साथी हैं जो पख्तून बच्चों को मारते हैं, जो पख्तून औरतों को मारते हैं, जो पख्तून मर्दों को मारते हैं। तो ये सवाल का अगर कोई जवाब है तो बता दीजिएगा कि आपने कंडेम क्यों नहीं किया, आप उनकी सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े हुए बच्चों के? आप इस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो कर रहे हैं, जिनके बारे में आप हमें कहते रहे इनको मारो, अब अगर
उनको मारा जा रहा है, तो आप उनको बचाने के लिए क्यों खड़े हैं? ये क्या मुनाफकत है, ये क्या नफ़रत है पाकिस्तान से? इसका जवाब दीजिएगा। तो उसके साथ मुल्ला बरादर ने जो कहा है कि पाकिस्तान से तजारत बंद कर दी जाए, तो उसका कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आपको बता दूं, और इस पर पाकिस्तान में बहुत एक खुशी की लहर है कि अफ़गानिस्तान तजारत पाकिस्तान से बंद करने का ऐलान कर दिया, और 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपने ताजरों को कहा। अब्दुल गनी बरादर ने एक और मोहसिन कुश पाकिस्तान ने जिस पर एहसान किया कई सालों तक, और वो भी अब अपना असलियत दिखा रहा है, और उसने कहा कि पाकिस्तान 3 महीने दिए हैं अपने ताजरों को कि पाकिस्तान से तजारत बंद कर दें, जिस पर पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। बाय द वे कि अच्छा है, ये इन्होंने खुद ही बंद कर दी। पाकिस्तान ने तो खैर पहले ही बंद की हुई है, 1 महीना हो गया है। पाकिस्तान ने हर किस्म की तजारत बंद की हुई है, ट्रांजिट ट्रेड भी। और अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आपको बता दूँ कि जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने इनको खुली इजाज़त दी थी यहाँ से ट्रेड करने की, तो $7.4 बिलियन की ट्रेड की है अफ़गानिस्तान ने 2021-22 में पाकिस्तान से, जो बाहर से मंगवाई पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान में गई। और अफ़गानिस्तान की ज़रूरत कितनी है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। $1 बिलियन के करीब अफ़गानिस्तान की अपनी ज़रूरत है, जो बाहर से सामान मंगवाता है। $7.4 बिलियन का मंगवाया, और वो बाकी $6 बिलियन किधर था? वो पाकिस्तान वापस आता था स्मगल होके, और यहाँ से डॉलर उधर जाते थे। इसीलिए रुपये की कीमत गिर रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, क्योंकि ये सब साइकिल चल रहा था। और फिर 1.5 साल पहले पाकिस्तान की हाइब्रिड निज़ाम ने ये किया है और बंद की है इसको। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाबंदियाँ, टैक्स लगाया पहले, उस टैक्स लगाने से ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड का वॉल्यूम कम हो गए, $1.3 बिलियन पे आ गया। इसीलिए डॉलर ऊपर जाना रुक गया है। रुपये की कीमत इसलिए मुस्तहकम है कि अब ये स्मगलिंग नहीं हो रही। इतनी ट्रांजिट ट्रेड के लिए $6-7 बिलियन उधर जाके वापस पाकिस्तान नहीं आ रहा वो सामान, और यहाँ से डॉलर उधर नहीं जा रहा। तो ये बंद कर दिया तो अच्छा किया, पाकिस्तान की इकॉनमी से बेहतर होगी और पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये जो साथ एक और ऑफ़र भी दिए उन्होंने, कहा TTP को अगर आप गुट तालिबान कह लें, उन्हें दहशतगर्द ना कहें, बच्चों को मारने वालों को दहशतगर्द ना कहें, उन्हें अच्छे लोग कहें, तो हम उनको पाकिस्तान से वापस बुला के अपने अफ़गानिस्तान में बसा लेंगे। ये कहा है रहमतुल्लाह नजीब ने, जो डिप्टी वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के। ये इन लोगों की औकात है, ये इनका ईमान है, ये इनकी इंसानियत है, जिसको अमेरिका $40 मिलियन हर हफ्ते दे रहा है कतर के रास्ते कैश में। तो कतर भी कितना मुसलमान मुल्क है वो आपको सामने ही है। तो ये है, लेकिन इसमें उनको दहशतगर्द ना कहें। खैर, ये वो बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसमें बहुत सारी डिटेल और हैं, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता इस व्लॉग को, क्योंकि अभी मैंने बात करनी है 27वीं तरमीम के बारे में। और दूसरा मैंने ये बताना था कि जो दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान प्रॉक्सी वॉर की बात हो रही है, अल्लाह करे कि वो गलत हो, लेकिन अफ़गानिस्तान का मसला बेहतर हो सकता था कि जिस तरह चीन इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को हमेशा हलाशेरी देता है और पाकिस्तान का साथ भी देता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखा गया कि अफ़गानिस्तान के मामले पे चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया उस तरह जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ देना चाहिए था, वरना ये मसला हल हो सकता था दहशतगर्दी का। और क्यों नहीं दे रहा है, इसमें चीन के ज़ाहिर अपने कौमी मफाद है, हमारा भी अपना कौमी मफाद होना चाहिए। हमें भी किसी को बिल्कुल ना उम्मा के झोली बनानी चाहिए, ना आयरन ब्रदर की बात करनी चाहिए। जब तक मफाद है, दोनों ममालिक के मफाद के मुताबिक हमें चलना चाहिए। सेल्फ़ सफिशेंसी बहुत सारी करनी चाहिए, और बहुत मामलात में जो हो भी रही है, और हमें अपना निज़ाम खुद चलाना चाहिए अपने मफादात के मुताबिक। ये सबक है पिछले कुछ महीनों का, जो जंगें हुई हैं, जिस तरह इंडिया के ख़िलाफ़ चीन चाहता है कि पाकिस्तान खड़ा रहे, क्योंकि चीन अगर इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा रहेगा तो वो चीन के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकेगा, जो कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया चीन के ख़िलाफ़ खड़ा हो। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा हो। तो देखते हैं ये चुमकी जो लड़ी जा रही है कहाँ तक, इसमें मैं किसी व्लॉग में डिटेल से बात करूँगा। अब 27वीं तरमीम जो जजों और जर्नैलों के मुतालिक थी, जो पाकिस्तान में वो मरकज़ हैं ताकत के, और मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम हुई है, और ये कहा जा रहा है कि ये आइन पर 27वीं तरमीम आइन पर कारी ज़रब है। 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफ़ा दे दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब ने, और उन्होंने यही कहा है कि ये जो है आला अदालत की यकदीसरी को उसने तोड़ दिया है, आज़ादी और दयानत को मजरू किया है आला अदलिया की, और ये ग़ुलाम बनाया जा रहा है आला अदलिया को, जिसके ख़िलाफ़ एहतजाज में इन दोनों जजेस ने इस्तीफ़ा दिया। और फिर लॉ एंड जुडिशल कमीशन के मेंबर मखदूम अली ख़ान, जो एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो और भी हो सकता है कुछ इस्तीफ़े आएँ। सुना जा रहा था कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस
मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि नौकरी अभी उन्हें प्यारी है। 2030 तक जस्टिस आयशा मलिक की नौकरी चलेगी और वो चीफ जस्टिस भी बन सकती हैं। तो इसलिए नौकरी के लिए फिर आइडियोलॉजी पीछे चली जाती है, नौकरी और मुराद आगे आती हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिन्नल्ला ने इस्तीफ़ा देकर ठीक किया। अब अगर आपने असूल, आपका कोई असूल जो भी है, अगर आप उस पर खड़ा रहना चाहते हैं तो आपको फिर उसके मुताबिक काम भी करना चाहिए। तो अब ये जो बात है, और उसमें एक चीज़ ये है कि जो मैं नोट्स ले रहा हूँ वो देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको बता दूँ कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया। श्रीलंका की टीम, मैंने आपको बताया था कि वो वापस जाना चाह रही थी, अब वो रुक गई है और टूर्नामेंट होगा। 3 मुल्की सीरीज़ जो हो रही है वनडे की, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान, जिम्बाब्वे की टीम भी पहुंच चुकी है। तो 3 शहरों में हाई अलर्ट किया है क्योंकि जो स्लीपर सेल्स हैं दहशतगर्दों के, उनको एक्टिवेट कर दिया गया अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की तरफ से, और ये प्रॉक्सी वो खेल रहे हैं इंडिया के बिहाफ पे। तो इसलिए वो किया है। और पाकिस्तान जवाब तो अफ़गानिस्तान को देगा, जल्द देगा। किस तरीके से देगा इसके बारे में अभी पाकिस्तान सोच विचार कर रहा है। तुर्की के वक्त का इंतज़ार हो रहा है, वो आएगा, वो देखते हैं कि वो क्या करता है। पाकिस्तान ने सबूत तो बहुत पब्लिक कर दिए हैं अब तो, जो भी थे दोनों, वाना के और इस्लामाबाद सुसाइड बॉम्बिंग के। तो उसके बाद तुर्की क्या रोल प्ले करता है ये देखेंगे। और लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है कि पाकिस्तान ने सालसी मानकर गलती की, पहले कतर की और फिर तुर्की की। तुर्की भी KPP से जो KKP जो उनके यहाँ कुर्द जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ख़िलाफ़ तुर्की ने तो कभी सालसी नहीं किसी से करवाई, उन्होंने तो ख़ुद ही उनसे हैंडल किया। तो पाकिस्तान के अंदर एक व्यू ये है कि ख़ुद पाकिस्तान को हैंडल करना चाहिए TTP को। तो ये है यहाँ पे। और पाकिस्तान बफर जोन कायम करेगा अफ़गानिस्तान के साथ अगर ये दहशतगर्दी के वाक़यात कम ना हुए, और वो ख़ुद करेगा। और फिर ये भी एक व्यू आ रहा है पाकिस्तान में कि जैसे इंडिया को डील किया वैसे ही अफ़गानिस्तान को भी करना चाहिए पाकिस्तान को। और वो इंडिया को डील किया था, क्लैरिटी थी, चेन ऑफ कमांड क्लियर थी, और पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री क्यादत एक पेज फिर। और इसी का ताल्लुक है जो मैंने आपको कहा कि जो 27वीं तरमीम हुई है और उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा तख्लीक किया गया है, वो इसी कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो उनको दोबारा आर्मी चीफ का ओहदा नए सिरे से नोटिफाई किया जाएगा, और वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ बनेंगे उस दिन से जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वो उसी दिन से होंगे 5 साल तक। तो वो 27 या 28 नवंबर से उनके इस दौर का आगाज़ होगा, और वो 27 नवंबर तक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को फिर वो ख़त्म कर दिया जाएगा, वो कमेटी भी ख़त्म कर दी जाएगी। और उसके बाद से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा जो 5 साल 2030 तक, नवंबर 2030 तक चलेगा। तो ये उस वक्त तक पाकिस्तान में जो सबसे ताकतवर शख्स, जिसके पास ताकत का इर्तिकाज़ है इस वक्त, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। तीनों अफवाज के मल्टी डोमेन जो एरियाज़ में उनकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी और उनके फ़राइज़ होंगे। वो तमाम फोर्सेस में अगर जंग हुई तो उसमें जो मल्टी डोमेन वॉर का जो कॉन्सेप्ट आया है, उसमें सिंगल चेन ऑफ कमांड वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास होगी। और ये उस आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई है उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है। और इसमें जब हमने कुछ सोर्सेज से बात की तो उनके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी ये मैं ज़रा इस पर थोड़ा सा बता लूँ कि ये जो 27वीं तरमीम के ज़रिए आर्मी चीफ ही की सिफारिश पर कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रुर किया जाएगा, जो 3 साल के लिए होगा। फिर उसको 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकेगी। किसी अदालत में ये चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, ये जो कुछ भी हुआ है। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुद्दत जिस दिन नोटिफिकेशन पे लिखा गया होगा, जिस तारीख से वो शुरू होगा, उसके बाद से वो होगा। और उसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मल्टी डोमेन है उसका मतलब ये है कि अगर जंग के दौरान जो हमारी साइबर स्पेस में है, सेटेलाइट की जो है, जो स्पेस है, जो सेटेलाइट है, साइबर स्पेस है, जो साइबर स्पेस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो हमारी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो हमारी बरी फ़ौज की कमांड है, जो हमारी नेवल फ़ौज उसकी कमांड है, जो हमारी एयर फोर्स की कमांड है, और जो हमारी रॉकेट फोर्स नहीं बनाई उसकी कमांड। ये मल्टी डोमेन सारी जो कमांड है ये सिंगल कमांड होगी।
आर्मी चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ज़ाहिर ISA भी उन्हीं के अंडर है। तो इसमें जो हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है उसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो 5 स्टार हैं और उनके पास ये सारी कमांड होगी। उनका बहुत अहम रोल होगा पाकिस्तान के मामलात में, चाहे वो सिविलियन मामलात हों चाहे वो डिफेंस के मामलात हों। और उसमें जो अगर स्पेसिफिकली अगर आप एक चीज़ मैं भूल गया था, उसमें कमांड में जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग डिवीज़न है उसकी भी कमांड ज़ाहिर है आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे होगी। तो न्यूक्लियर से लेके इंफॉर्मेशन वॉर तक जितने भी डोमेन है वो सबको सिंगल चेन ऑफ कमांड के नीचे लाया गया है ताकि कोई अभाम न रहे, कोई तेज़ी से अगर फैसले करने पड़े तो किया जा सकें और स्ट्रेटजी जो हो उसमें सारे ऑन बोर्ड हों और वो एक ही जगह से वो सारी चीज़ें कमांड हो रही हों। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स मई की जंग में देखे गए थे जिसको अगली जंग में दूर करने की कोशिश हो रही है और इसलिए तेज़ी से किया गया है कि किसी भी वक्त ख़तरा है कि इंडिया कुछ भी मिस एडवेंचर कर सकता है, ख़ास तौर पे जो भी वाक़या हुआ है दिल्ली में उसके बाद। तो ये जो मिलिट्री के अंदर जो कुछ ऐसा, मैंने कुछ लोगों से बात की तो एक व्यू ये आया है कि इससे कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि दो कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल जो 3 स्टार्स होते थे उनको ये उम्मीद होती थी कि हम 4 स्टार बन जाएंगे, हमारी प्रमोशन हो जाएगी, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए और दूसरा आर्मी चीफ के लिए। तो अब वो ओहदे, वो चेयरमैन का तो ओहदा ही ख़त्म हो गया। तो एक था ये कि आर्मी चीफ, अब आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए अब से शुरू होंगे तो 2030 तक यही आर्मी चीफ रहेंगे और उसके बाद अगर उन्हें एक्सटेंशन दी गई 5 साल की मज़ीद, जो कि कानून है कि उन्हें एक्सटेंशन दी जा सकती है, तो फिर वो 2035 तक रहेंगे। तो ये 2035 तक अगर वो रहे तो उस दौरान क्या कोई भी 4 स्टार नहीं बनेगा? ये एक इस पर क्या रिजेंटमेंट होगी, क्या हार्ट बर्न होगा उन 3 स्टार्स के अंदर जो इस वक्त 3 स्टार्स हैं या 2 स्टार्स हैं या 1 स्टार हैं जो प्रमोट होकर आगे आते रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो 3 स्टार्स हैं उनकी जो एक इंसेंटिव होता था प्रमोशन का कि वो जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से आगे पहुंचेंगे 4 साल बाद या 3 साल बाद तो उनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की मिलेगी। तो एक व्यू ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड इदारा है और एक कमांड के तहत वो लड़ते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल इतनी बड़ी चीज़ होती है 3 स्टार कि उसके लिए 4 स्टार हो या ना हो कोई इतना माने नहीं रखता। तो लेकिन दूसरा व्यू ये है कि कुछ एक 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 लकूना तो नहीं कहना चाहिए, एक नई सिचुएशन पैदा हुई है जहाँ पे 5 स्टार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसके बाद उनके और फिर जो जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जितने भी कोर कमांडर्स हैं, SPD के जो हेड हैं, जो रॉकेट फोर्स के जो हेड होंगे, वो तमाम 3 स्टार्स हैं। तो 5 स्टार और 3 स्टार्स के दरमियान कोई 4 स्टार नहीं है। ये एक गैप है। ये गैप कैसे फिल होगा? क्योंकि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाया जा रहा। ये बात भी क्लियर हो गई है। आर्मी चीफ का ओहदा भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास रहेगा जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं। जो रॉकेट फोर्स है उसका अगर कहा जा रहा है कि जो नई रॉकेट फोर्स बनी है उसका अगर 4 स्टार लगाते हैं प्रमोट करके, किसी को 3 स्टार से 4 स्टार प्रमोट करके लगाते हैं तो इस वक्त तो ठीक है फील्ड मार्शल हैं, लेकिन 2030 तक फील्ड मार्शल 5 स्टार हैं। लेकिन अगर उस वक्त आर्मी चीफ अगर और आए और वो फील्ड मार्शल ना हुए तो वो जाहिर है 4 स्टार होंगे। तो 4 स्टार आर्मी चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होंगे और 4 स्टार ही रॉकेट फोर्स के हेड होंगे। तो क्या उस वक्त फिर एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी जो इस वक्त है कि जहाँ पे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी 4 स्टार हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आर्मी चीफ जो हैं वो 4 स्टार हैं। तो इसलिए अब फील्ड मार्शल तो 5 स्टार हो गए लेकिन आर्मी चीफ भी 4 स्टार थे फील्ड मार्शल बनने से पहले। तो इसलिए ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये अगले आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों और महीनों में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये नया निज़ाम किस तरह काम करेगा और उसकी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ज़ाहिर है सोचा गया होगा। अगर नहीं सोचा गया तो मैं जो बात कर रहा हूँ इसके बाद इस पे सोचा जाना चाहिए। अगर आप सुन रहे हैं इस निज़ाम को बनाने वाले और चलाने वाले तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि 5 स्टार और 3 स्टार के दरमियान देयर इज़ नो 4 स्टार आर्मी में। तो क्या होगा अगर तीनों फौज के लोग बराबर में बैठ के, एयरफोर्स के 4 स्टार बैठे होंगे, नेवी के 4 स्टार बैठे होंगे, तो आर्मी के क्या 3 स्टार वहाँ पे बैठेंगे?
तो ये कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। तो काफ़ी ये एक पेचीदा सूरत हाल होगी। उम्मीद है कि इस पर गौर किया गया होगा, नहीं तो कोई ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा ज़रूर बनाया जाएगा। ख़ास तौर पे हमें ज़रूरत जल्दी इसलिए है कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, इंडिया के साथ जंगी माहौल है, अफ़गानिस्तान के साथ जंगी माहौल है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम है और इकॉनमी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।